फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था विटामिन का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हमने आपको बताया है विटामिन ए के बारे में, विटामिन डी के बारे में, पूरा कंप्लीट वीडियो है ये चीज़ें। और आज हम बात करेंगे विटामिन ई। विटामिन ई हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। सबसे पहले हम रासायनिक नाम जानते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम हमने आपको बताया था रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम था 125 डाईहाइड्रोकोलेस कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ये हमारे वसा में विटामिन ई गेहूं के अंकुर का तेल, सरसों का तेल, कैनोला ऑयल, बादाम का तेल, कुसुम का तेल जिसे सैफलावर भी कहते हैं इंग्लिश में। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो ऑयल होता है उसमें मोस्टली ये विटामिन ए पाया जाता है, और भी इनमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और फिर हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें बहुत ही थोड़े थोड़े मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने भोजन में ऑयली जैसे ये गेहूँ या सरसों का तेल, घी, इन सब का यूज आवश्यक रूप में करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि विटामिन ई का जो शब्द है विटामिन ई टोकोफेरॉल, ये किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जो टोकोफेरॉल है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये टोकस और फेरॉल से मिलकर बना है, जिसमें टोकस का अर्थ है शिशु को जन्म देना। फेरो का अर्थ है संपन्न करना। और ऑल का अर्थ है एल्कोहल। ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किस भाषा का शब्द है, इसमें टोकस का क्या अर्थ है, ओल का क्या अर्थ है। तो ये आप कहीं किसी भी कॉपी में नोट करते चलिए मेरे साथ। अब हम जानते हैं कि इसका जो अवशोषण है और संग्रह, ये सब कहाँ पे होता है। हम इसको इरेज करते हैं। इसका जो अवशोषण है विटामिन ई का, वो छोटी आंत में होता है। अवशोषण एवं संग्रह, अवशोषण एवं संग्रह। इसका जो अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है, लेकिन इसके अवशोषण के लिए पित्त और वसा दोनों ही बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं है, वसा में घुलनशील है।
इसलिए पित्त और वसा के खुलकर ही इसका अवशोषण हो पाता है। फिर संग्रह, इसका जो संग्रह है वो सबसे ज़्यादा लीवर में होता है, यकृत में होता है। फिर उसके बाद कुछ मात्रा में मांसपेशियों में होता है, कुछ मात्रा में जो हमारे शरीर के एडिपोज टिश्यू हैं स्किन के नीचे, उन पे होता है। तो इसका अवशोषण और संग्रह हमने जाना कि ये कहाँ पे होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हम इसके बारे में जानते हैं कि इसके कार्य क्या हैं। सबसे पहला है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये क्या कार्य करता है कि ये जो विटामिन ई होता है पेरोक्साइड रेडिकल स्कैवेंजर के रूप में कार्य करता है और हमारे शरीर में जो ऊतकों में फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनके उत्पादन को निष्क्रिय करता है। तो उससे फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं वो निष्क्रिय होते चले जाते हैं, इसलिए कोई बीमारी नहीं होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि वसा में घुलनशील जितने भी विटामिन हैं ए, डी, ई, के, सारे विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। हमने आपको विटामिन ए में भी बहुत अच्छे से बताया था कि ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। उसी प्रकार विटामिन ई भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो नेक्स्ट है हमारा दूसरा है लिपिड एवं विटामिन ए या प्रोविटामिन ए कैरोटीन की सुरक्षा के लिए। तो ये विटामिन ए होता है या कैरोटीन और विटामिन ए की सुरक्षा के रूप में। आंतों में जो होता है हमारा विटामिन ए और कैरोटीन इसके ऑक्सीकरण को रोकता है, इसका ऑक्सीकरण होने से बचाता है, इसलिए ये नष्ट नहीं होता है। इसके लिए विटामिन ई बहुत ही आवश्यक होता है। लिपिड का जैसे वसा और तेल, घी, तेल जो होते हैं इनमें प्यूसा जो होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ऑक्सीकरण को रोकता है। इसलिए जो ये घी और तेल होते हैं इन्हें अगर हम ज़्यादा टाइम तक भी रखते हैं तो इसमें कोई सड़ांध या दुर्गंध नहीं आती है। लेकिन रेंसिडिटी अगर उत्पन्न हो जाती है, अगर हम तेल को बार बार गर्म करते हैं तो विटामिन ई का ऑक्सीकरण हो जाता है, इस कारण से तेल खराब हो जाता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है। ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक। अब थर्ड है हमारा तीसरा है लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में। तो ये जो आरबीसीज बनते हैं इसके लिए विटामिन ई बहुत ही आवश्यक होता है। अगर विटामिन ई की कमी होगी तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसके लिए विटामिन ई की उपस्थिति में ही न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है जो रेड आरबीसी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर ये नहीं होगा तो आरबीसी का निर्माण सही से नहीं हो पाएगा, उनका जो साइज होता है जो होना चाहिए उससे लार्ज हो जाता है, इससे मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाती है। हम लिख देते हैं मैक्रोसाइटिक। इसका जो प्रभाव होता है विटामिन ई की कमी से वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाती है। जब आरबीसी के कण
लार्ज स्केल में बनने लगते हैं, यानी उनका आकार जो होता है वो बड़ा हो जाता है, एक्चुअल साइज से काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसलिए जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण ढंग से नहीं हो पाता है, उसके कारण एनीमिया हो जाती है, जिसे हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। तीसरा है, चौथा है एंटी इन्फ्लामेटरी फैक्टर के रूप में, एंटी इन्फ्लामेटरी फैक्टर के रूप में। ये जो होता है एंटी इन्फ्लामेटरी फैक्टर, ये क्या करता है, हमारे शरीर में सूजन को कम करता है, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन के संश्लेषण को रोकता है। जैसे कहीं भी चोट लग जाती तो थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है, उसको ये दबाने में यानी उसको कम करने में विटामिन ई की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रजनन में सहायक। ये प्रजनन क्षमता प्रदान करता है। महिलाओं एवं पुरुषों में दोनों में इसकी कमी के प्रभाव देखे गए हैं, लेकिन पुरुषों में जो शुक्राणु बनते हैं, इसकी कमी होने पर जो पुरुषों में शुक्राणु बनते हैं वो जो बनाने वाली सेल्स होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं धीरे धीरे। अगर जो उत्पन्न भी होते हैं शुक्राणु वो उतने अच्छे मतलब वो मजबूत नहीं होते हैं या वो कमज़ोर होने लगते हैं। इसलिए पुरुषों में जो है प्रजनन क्षमता के लिए विटामिन ई बहुत ही जिम्मेदार फैक्टर है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लिक अम्ल और अम्ल व प्रोटीन के चयापचय हैं। न्यूक्लिक अम्ल, अभी हमने आपको बताया था कि न्यूक्लिक अम्ल की कमी से जब न्यूक्लिक अम्ल सही प्रकार से नहीं बनता है विटामिन ई की अनुपस्थिति में, तो उससे आरबीसीज प्रभावित होती हैं। उसी प्रकार प्रोटीन, जो हीम प्रोटीन होता है, जो हमारे ब्लड के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, उसका भी निर्माण, हीम प्रोटीन का निर्माण विटामिन ई की अनुपस्थिति में सही प्रकार से नहीं हो पाता है। इसलिए जो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन की कमी से हीमोलिटिक एनीमिया भी हो जाती है। इससे पहले हमने क्या बताया था कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया और दूसरा है हीमोलिटिक एनीमिया, यानी ये दोनों एनीमिया विटामिन ई की कमी से होती है। अब हम बता दें आपको, फिर से एक बार कार्य रिवाइज करते हैं पूरा। पहला है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, दूसरा है लिपिड एवं विटामिन ए और कैरोटीन की सुरक्षा के रूप में। ये हमारे आंतों में विटामिन ए और कैरोटीन के ऑक्सीकरण को रोकता है। लिपिड में भी लिपिड के ऑक्सीकरण को रोकता है, प्यूपा के ऑक्सीकरण को, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लाल रक्त कणिकाओं की कमी से इसमें उसका साइज जो है बढ़ जाता है विटामिन ई की कमी से, जिससे मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी रूप में इससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर में सूजन आ जाती है उसको ये नियंत्रित करने में काफ़ी भूमिका निभाता है। प्रजनन में सहायक, पुरुषों में जो बांझपन होता है इसके लिए मुख्य फैक्टर विटामिन ई होता है। ये महिलाओं में भी जिम्मेदार है प्रजनन के लिए। फिर 6 नंबर है न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के चयापचय है। अगर इन न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का जो हीम प्रोटीन बनती है वो नहीं बन पाएगी तो इससे हीमोलिटिक एनीमिया हो जाती है। ये हमारे कार्य हो गए। अब हम आते हैं इसके प्रकार। विटामिन ई मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है टोकोफेरॉल, ये अल्फा, बीटा और
डेल्टा के फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरा है टोकीट्रिनिया। इन दोनों में ये जो टोकोफेरॉल है ये अतिक्रियाशील होता है, और उसमें भी अल्फा, जो इसका अल्फा वाला रूप है, ये तीनों में सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो ये हो गए हमारे प्रकार। विटामिन ई 2 प्रकार का है, टोकोफेरॉल और टोकीट्रिनिया। अब हम जानते हैं कि इसकी कमी के प्रभाव। कमी के प्रभाव। पहला हमने आपको जैसा इसके कार्य में बताया, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो प्रजनन क्षमता में कमी आ जाएगी, जिससे जो सेक्स हार्मोन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेंगे, तो उनकी कमी से प्रजनन क्षमता प्रभावित होगी। प्रजनन क्षमता में कमी। दूसरा है यकृत का नेक्रोसिस। यकृत में विटामिन ई की उपस्थिति में यकृत जो है ये जो विषैले पदार्थों का संग्रह नहीं करता है, यानी कि इस पे विषैले पदार्थ नहीं जमते हैं। लेकिन अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो धीरे धीरे उसमें विषैले पदार्थ जमने लगते हैं, जिससे यकृत की जो सेल्स हैं वो टूटने लगती हैं। इसी यकृत का टूटना ही यकृत की जो सेल्स हैं उनका टूटना ही यकृत का नेक्रोसिस कहलाता है। तीसरा है त्वचा का झुर्रीदार होना। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका जो स्टोर होता है वो लीवर में होता है, और लीवर में होता है, सबसे ज़्यादा लीवर में होता है, फिर उसके बाद मांसपेशियों में होता है, फिर उसके बाद टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में होता है। तो एडिपोज टिश्यू में जब विटामिन ई का वो नहीं होगा, लेयर जमाव नहीं होगा, तो उसके अभाव में जो ये ऑयली स्किन होती है वो धीरे धीरे हमारी स्किन झुर्रीदार होने लगती है। नेक्स्ट है हमारा मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसकी कमी से मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है। मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मायोपैथी, ये भी मांसपेशियों से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा रेटिनोपैथी। इसकी कमी से जो हमारे आँखों की रेटिना होती है उसकी सेल्स धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। 6 है एरिथ्रोसाइट हीमोलाइटिक। एरिथ्रोसाइट हीमोलाइटिक। जैसा हमने बताया था कि विटामिन ई की कमी से जो आरबीसीज होती हैं वो प्रभावित होती हैं। आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। जब आरबीसीज ढंग से नहीं वर्क करेंगी तो उसकी कमी से हमने आपको बताया था कि हमारे ब्लड पे असर पड़ेगा, जिससे शरीर में धीरे धीरे ब्लड की कमी होने लगेगी, और ये ब्लड की कमी ही एनीमिया कहलाती है। तो एरिथ्रोसाइट हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाती है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा विटामिन ई कंप्लीट पार्ट। इसमें हमने पहले आपको उसका रासायनिक नाम बताया, फिर शोध बताया, फिर इसके कार्य बताए, फिर बताया उसके प्रकार, फिर इसके कमी के प्रभाव। तो सबसे पहला कमी के प्रभाव में है प्रजनन क्षमता में कमी, दूसरा यकृत का नेक्रोसिस, तीसरा है त्वचा का झुर्रीदार होना, चौथा है मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी या मायोपैथी,
5वां है रेटिनोपैथी, 6 है एरिथ्रोसाइट हीमोलाइसिस। तो ये हमारा कंप्लीट वीडियो हो गया विटामिन ई का। इससे पहले वाले 2 वीडियो आप जरूर